नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम अपनी एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम अलग-अलग हेल्थ के एक्रेडिटेशन बॉडीज और उनके द्वारा दी जाने वाली एक्रेडिटेशन सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक हम NABH, NABL, JCI और QCI जैसी एक्रेडिटेशन बॉडीज के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियोस नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर दोस्तों हमारी इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और जान सकते हैं इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिटेल में। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी NABH एक्रेडिटेशन फॉर नर्सिंग एक्सीलेंस के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है NABH एक्रेडिटेशन फॉर ब्लड बैंक सेंटर्स। दोस्तों, NABH का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में आती है हॉस्पिटल्स। लेकिन दोस्तों, NABH सिर्फ हॉस्पिटल एक्रेडिटेशन तक ही सीमित नहीं है। NABH हॉस्पिटल के अलावा हेल्थ केयर से जुड़ी अन्य संस्थाओं को भी एक्रेडिटेशन प्रोवाइड कराता है, जिनमें ब्लड बैंक सेंटर्स भी शामिल हैं। दोस्तों, ब्लड बैंक एक्रेडिटेशन प्रोग्राम क्वालिटी और ऑपरेशनल सिस्टम को असेस करता है जो कि इस समय ब्लड बैंक में फंक्शन कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक्रेडिटेशन में शामिल होते हैं कंप्लायंस विद द NABH स्टैंडर्ड, एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशंस। दोस्तों, ब्लड बैंक के लिए ये NABH स्टैंडर्ड ब्लड बैंक कमेटी के द्वारा, जिसमें ब्लड बैंक और ब्लड बैंक ट्रांसफ्यूजन की फील्ड के एमिनेंट और सीनियर मोस्ट इंडिविजुअल शामिल होते हैं, वो दोस्तों इन स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं। दोस्तों, इन एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स के कई सारे लॉज, रेगुलेशन और गाइडलाइंस शामिल रहते हैं जो कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं। ये स्टैंडर्ड्स ब्लड बैंक को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसके चलते वो डेटा कलेक्शन की सेफ्टी और क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाते हैं। इसके साथ साथ डेटा प्रोसेसिंग, ट्रांसफ्यूजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स को भी दोस्तों अच्छे से वो परफॉर्म कर पाते हैं। दोस्तों, NABH स्टैंडर्ड में हमें 11 चैप्टर देखने को मिलते हैं और 11 चैप्टर में दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं 192 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स। अगर हम इन 10 चैप्टर्स की दोस्तों बात करें, इन 10 चैप्टर्स में दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, अकोमोडेशन एंड एनवायरनमेंट, पर्सनल, इक्विपमेंट, एक्सटर्नल सर्विसेज एंड सप्लाईज, प्रोसेस कंट्रोल, identification of deviation and adverse event, performance improvement, document control, record and internal audit and management review। दोस्तों, जो भी ब्लड बैंक NABH एक्रेडिटेशन लेना चाहते हैं उन्हें पहले से अपने ब्लड बैंक सेंटर्स पर NABH स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। NABH की असेसमेंट टीम ये इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में पहले से NABH स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। आप जानते हैं NABH एक्रेडिटेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। किसी भी ब्लड बैंक सेंटर के लिए आपका ब्लड बैंक अभी ऑपरेट कर रहा हो, यानी कि वो अभी चल रहा हो, काम कर रहा हो, अपनी फंक्शनिंग कर रहा हो। ब्लड बैंक सेंटर दोस्तों कम से कम 3 महीने पहले से NABH के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा हो, यानी कि अपने ब्लड बैंक सेंटर में NABH स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट कर रहा हो। ब्लड बैंक सेंटर NABH स्टैंडर्ड के साथ साथ एप्लीकेबल लीगल, स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर रहा हो अपने सेंटर पर। दोस्तों, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने NABH एक्रेडिटेशन के लिए प्लान बनाया होता है, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो सारी प्रोसेस के लिए एक डेफिनेट प्लान को तैयार करें और एक्रेडिटेशन से जुड़ी सभी एक्टिविटीज़ के NABH असेसर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। इसके लिए दोस्तों उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट करना होता है जो NABH स्टैंडर्ड की अच्छी जानकारी रखता हो और ईजिली NABH असेसर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि आपको NABH सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, NABH के स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको वेबसाइट पर जाना होता है NABH की और वहां पर दोस्तों आपको एक नई ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद दोस्तों आप किस टाइप का एक्रेडिटेशन चाहते हैं, तो उसमें दोस्तों आपको ब्लड बैंक या ब्लड सेंटर के ऑप्शन को चुनना होता है। इसके बाद दोस्तों जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तो NABH आपकी ईमेल आईडी को एक्टिवेट कर देता है और आपको एक लॉगिन पासवर्ड और आईडी दे देता है। इसी लॉगिन आईडी को दोस्तों आपको बार बार यूज करना होता है जब भी आप NABH की वेबसाइट पर आते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए। दोस्तों, NABH एक्रेडिटेशन के लिए एक प्रोसेस रहता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। अगर हम इस प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो जैसा हमने आपको बताया, सबसे पहले 3 महीने तक आपको NABH स्टैंडर्ड्स को दोस्तों इम्प्लीमेंट करना होता है अपने ब्लड बैंक सेंटर के ऊपर। उसके बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है और अपना जो फी है उसको सबमिट करना होता है। फी सबमिशन के बाद दोस्तों आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है और स्क्रूनिटी ऑफ एप्लीकेशन आपको मिल जाता है NABH की ओर से। यहाँ पर दोस्तों आपका क्वालिटी मैनुअल चेक होता है जो आपने बनाया होता है। दोस्तों, क्वालिटी मैनुअल के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्वालिटी मैनुअल आपका चेक होता है असेसर के द्वारा। एक बार दोस्तों जब क्वालिटी मैनुअल चेक हो जाता है, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है प्री असेसमेंट का।
प्री असेसमेंट दोस्तों आपके पास ऑप्शन रहता है, अगर आप चाहें तो इसे करा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो आप नहीं करा सकते हैं। इसमें कुछ भी कंपलसरी नहीं होता है, ये सारा प्रोसेस आपके ऊपर रहता है। लेकिन दोस्तों बेटर यही रहता है कि आप प्री असेसमेंट को पहले से करा लें। प्री असेसमेंट दोस्तों आपका 4 मोड में होता है, ऑन साइट, रिमोट, डेस्कटॉप और हाइब्रिड। तो जिस भी मोड में दोस्तों आप इस असेसमेंट को कराना चाहें या एनएबीएच असेसर्स इसको करना चाहते हैं तो वो आपसे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं या आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों आपकी फीस डिपॉजिट करने के 3 महीने के अंदर दोस्तों आपका प्री असेसमेंट होता है। प्री असेसमेंट के बाद दोस्तों आपका 6 महीने के अंदर एक फाइनल असेसमेंट होता है और फाइनल असेसमेंट के बेसिस पर दोस्तों एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे दोस्तों हम रिव्यू ऑफ असेसमेंट रिपोर्ट बोलते हैं, जिसमें दोस्तों उन नॉन कंप्लायंस के बारे में बताया जाता है जो आपका सेंटर मीट नहीं कर रहा है, जिसके लिए आपको करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत होती है। एक बार दोस्तों आप उन नॉन कंप्लायंस के लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं और उन नॉन कंप्लायंस को हटा देते हैं, उसके बाद दोस्तों जब आप अपनी रिपोर्ट को दोबारा से भेजते हैं तो आपका रिपोर्ट दोस्तों चेक होता है। रिपोर्ट दोस्तों आपका चेक होने के बाद आपका अप्रूवल मिल जाता है एक्रेडिटेशन के लिए बाय एक्रेडिटेशन कमिटी। इसके बाद दोस्तों इशू मिल जाता है आपको एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट के लिए, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू हो जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये जो सर्टिफिकेशन रहता है दोस्तों ये 3 साल के लिए एप्लीकेबल रहता है, यानी कि 3 साल तक दोस्तों आप इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। अगर आप दोबारा से दोस्तों अपने एनएबीएच सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को रिन्यू कराना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर 6 महीने पहले, यानी कि सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट से 6 महीने पहले दोस्तों आपको फिर से अप्लाई करना होता है सर्टिफिकेशन के लिए अपनी फीस को जमा करके। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरा प्रोसेस काम करता है एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन का। प्रोसेस के बारे में बात करते समय हमने क्वालिटी मैनुअल के बारे में जाना था, अब इसको हम दोस्तों थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करने के लिए अपनी पॉलिसीज और मैनुअल्स को पहले से आपको तैयार कर लेना होता है। दोस्तों एक क्वालिटी मैनुअल में हमें देखने को मिलती है क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेंटर। इसके अलावा दोस्तों क्वालिटी मैनुअल स्टैंडर्ड्स के क्लॉजेस को भी एड्रेस करता है, यानी कि जो एनएबीएच के स्टैंडर्ड्स हैं उनको एड्रेस करना होता है क्वालिटी मैनुअल में। इसके साथ साथ दोस्तों मैनुअल में आपको मेंशन करना होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड टेक्निकल सिस्टम। जब दोस्तों आप अपना क्वालिटी मैनुअल पूरा कर लेते हैं तो दोस्तों एनएबीएच आपके क्वालिटी मैनुअल को प्रिंसिपल असेसर को फॉरवर्ड करता है आपके क्वालिटी मैनुअल की एडुकेसी को चेक करने के लिए। दोस्तों ये असेसमेंट से पहले होता है, जिसके बाद दोस्तों प्रिंसिपल असेसर आपको रिपोर्ट एक तैयार करके देता है क्वालिटी मैनुअल के ऊपर। अगर दोस्तों यहाँ पर कोई भी नॉन कन्फॉर्मिटी नहीं पाई जाती है तो आपकी जो रिपोर्ट है दोस्तों वो ब्लड बैंक या ब्लड सेंटर को पहुंचा दी जाती है, जिसके बाद दोस्तों आपका क्वालिटी मैनुअल अपलोड हो जाता है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म के साथ असेसमेंट से पहले। यहाँ पर दोस्तों जैसा हमने जाना कि 2 असेसमेंट का ऑप्शन होता है, एक होता है प्री असेसमेंट जो आपके हाथ में रहता है, उसके बाद होता है दोस्तों फाइनल असेसमेंट। इन 2 असेसमेंट के अलावा दोस्तों एक तीसरा असेसमेंट भी हमें देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं फोकस असेसमेंट। दोस्तों जब भी सेंटर में किसी भी तरह का मेजर चेंज होता है तो ऐसे में फोकस असेसमेंट की जरूरत होती है। मेजर चेंजेस से दोस्तों हमारा मतलब है चेंज इन स्कोप ऑफ एक्रेडिटेशन, चेंज ऑफ एड्रेस, लोकेशन, चेंज इन एनवायरनमेंट, या फिर दोस्तों आप कुछ टेक्निकल पर्सनल को चेंज करते हैं तो वहां पर आपको दोस्तों फोकस असेसमेंट की जरूरत होती है। दोस्तों ऐसे चेंजेस करने के लिए ब्लड बैंक सेंटर्स को अच्छे से पॉलिसी को रिव्यू कर लेना चाहिए, जो कि दोस्तों आप एनएबीएच की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यानी कि अगर आप फोकस असेसमेंट करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप पॉलिसीज को रिव्यू कर सकते हैं एनएबीएच की वेबसाइट पर जाकर। उसके बेसिस पर फिर दोस्तों आप अपने कुछ मेजर चेंजेस को कर सकते हैं जो भी आपके ब्लड बैंक से जुड़े हुए चेंजेस हैं। दोस्तों एक बार जब आपको एनएबीएच एक्रेडिटेशन मिल जाता है तो एनएबीएच के मार्क का आपको कैसे यूज करना है इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। किसी भी तरह से दोस्तों अगर मार्क का मिसयूज होता है तो ब्लड बैंक के अगेंस्ट में दोस्तों लीगली एक्शन लिया जा सकता है। इसके लिए दोस्तों एनएबीएच मार्क का यूज को लेकर भी आपको एनएबीएच की गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और उन्हें समझ लेना चाहिए कि आपको एनएबीएच के मार्क को कहां पर यूज करना है, किस तरह से यूज करना है और उसे यूज करने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों इसकी गाइडलाइन भी एनएबीएच ने अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर रखी है, जो कि आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों जब आपका फाइनल असेसमेंट हो जाता है तो सर्टिफिकेट मिलने से पहले आपको एनएबीएच के साथ एक स्टैंडर्ड एग्रीमेंट का साइन करना होता है, जिसके बाद ही आपका एनएबीएच का सर्टिफिकेट इशू होता है। इस एग्रीमेंट की कंडीशन जानने के लिए भी दोस्तों आपको वेबसाइट पर जाना चाहिए और इसकी कंडीशन के बारे में दोस्तों आपको पढ़ना चाहिए, या फिर दोस्तों किसी और दिन हम इस पूरी टॉपिक के ऊपर दोस्तों एक डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे, तो आप इस वीडियो को देखकर भी दोस्तों इन गाइडलाइंस को समझ सकते हैं जो आज हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपको सर्टिफिकेट जब मिल जाता है तो आपको क्या ऐसे काम है जो बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि एनएबीएच बिल्कुल मना करता है, फॉरवर्ड करता है। अगर आप ऐसे काम करते हुए पाए जाते हैं तो आपका दोस्तों सर्टिफिकेशन उसी समय कैंसिल कर दिया जाता है। तो दोस्तों क्या है ऐसे टास्क जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, तो इनमें शामिल है दोस्तों
आपको फीस को टाइम पर अपना पे करना है, जो भी आपका एनुअल फ़ी है वो आपको टाइमली पे करना है। अगर दोस्तों आपके सेंटर के अगेंस्ट किसी भी तरह का लीगली एक्शन लिया जाता है किसी भी बॉडी के द्वारा, तो उस केस में भी दोस्तों आपका सर्टिफिकेशन कैंसिल हो सकता है। अगर दोस्तों आपके सेंटर में किसी पेशेंट को सीरियस सेफ्टी इशू होता है या किसी भी तरीके का ऐसा इशू होता है जो पब्लिकली लोगों के सामने आता है, उस केस में भी दोस्तों आपका सर्टिफिकेशन कैंसिल किया जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप एनएबीएच के स्टैंडर्ड्स को अपने ब्लड बैंक सेंटर में कंप्लाई नहीं कर रहे हैं या इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तब भी दोस्तों उस केस में आपका एनएबीएच का सर्टिफिकेशन कैंसिल किया जा सकता है। दोस्तों जैसे ही आपका ब्लड बैंक एनएबीएच एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करता है, आपके सेंटर की ट्रेनिंग भी दोस्तों उसी दिन से शुरू हो जाती है। इस सर्टिफिकेशन के दौरान दोस्तों सभी स्टाफ के मेंबर्स को एनएबीएच स्टैंडर्ड्स के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, साथ ही साथ दोस्तों एनएबीएच स्टैंडर्ड के सभी चैप्टर के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में दोस्तों ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वो अच्छे से इन स्टैंडर्ड्स को समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग फिर अपने काम को कर सकें। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में एनएबीएच ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसमें वो फ्री मास्टर क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं एनएबीएच से जुड़े टॉपिक्स के ऊपर अंडर द रूब्रिक एनएबीएच क्वालिटी कनेक्ट ई लर्निंग। दोस्तों हर महीने ये क्लास कंडक्ट की जाती है, जिसमें कुछ टॉपिक शामिल किए जाते हैं, जैसे कि केपीआई, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, क्लिनिकल ऑडिट, कंटिन्यूअल क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन एक्सेट्रा। तो दोस्तों अभी तक हमने सब कुछ जान लिया है, लेकिन अभी भी ब्लड बैंक के लिए एक्रेडिटेशन फीस क्या होती है इसके बारे में दोस्तों हमने बात नहीं की है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लास्ट में लेकर आना चाहते थे, जिसके बारे में दोस्तों अब हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप अपना ब्लड बैंक को एनएबीएच एक्रेडिट कराना चाहते हैं और उसकी फीस के बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर 3 कैटेगरी में दोस्तों फी रहता है। दोस्तों ये कैटेगरी हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपका कलेक्शन यूनिट दोस्तों 5000 से कम है, तो यहाँ पर असेसमेंट यानी प्री असेसमेंट में दोस्तों 1 मैन डे, असेसमेंट में 4 मैन डेज, सर्विलेंस में दोस्तों 2 मैन डेज, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर रहेगा दोस्तों 10,000 और एनुअल एक्रेडिटेशन फ़ी यानी कि 1 साल के अंत में जो आपको फ़ी पे करना हो वो रहेगा 50,000 रुपीज़। वहीं दोस्तों आपका जो कलेक्शन यूनिट है वो 5000 से ऊपर है और 20,000 के नीचे है दोस्तों साल में, तो यहाँ पर आपका जो प्री असेसमेंट में दोस्तों 1 मैन डे रहेगा, असेसमेंट में दोस्तों आपका 6 मैन डेज रहेगा, सर्विलेंस में 4 मैन डेज, एप्लीकेशन फ़ी रहेगा आपका 25,000 और एनुअल एक्रेडिटेशन फ़ी रहेगा 75,000। वहीं दोस्तों अगर आपका ब्लड बैंक एक लार्जर लेवल पर ऑपरेट कर रहा है, यानी कि 20,000 से ज़्यादा दोस्तों आपके कलेक्शन होते हैं पर ईयर, तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्री असेसमेंट रहेगा 2 मैन डेज का, असेसमेंट में दोस्तों यहाँ पर रहेंगे 9 मैन डेज, उसके अलावा सर्विलेंस में दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 4 मैन डेज, एप्लीकेशन फ़ी रहेगा 40,000 और दोस्तों एनुअल एक्रेडिटेशन फ़ी रहेगा 1 लाख रुपीज़। दोस्तों इन चार्जेस में जीएसटी चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, तो 18% जीएसटी चार्जेस भी दोस्तों इनमें इंक्लूड होंगे। इसके साथ साथ जो भी दोस्तों असेसर्स की टीम आपके यहाँ आती है, उनका एक्सपेंस भी दोस्तों आपको बेयर करना होगा, जो इस फीस में इंक्लूडेड नहीं है। तो दोस्तों अभी तक सिर्फ 21 ब्लड बैंक सेंटर्स ऐसे हैं जिन्होंने एनएबीएच के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने अपने सर्टिफिकेशन को पूरा नहीं किया या सर्टिफिकेट को नहीं लिया किसी भी वजह से। उसके अलावा दोस्तों अभी तक 98 ब्लड बैंक सेंटर्स एनएबीएच सर्टिफिकेट को ले चुके हैं इंडिया में, और आने वाले समय में दोस्तों और भी सेंटर्स इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक हमारा इन्फॉर्मेशन था एनएबीएच ब्लड बैंक सेंटर्स के लिए कि वो कैसे एनएबीएच का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं अपने ब्लड बैंक के लिए और क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरह उन्हें प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आज हमने कवर की आज के हमारे वीडियो में। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ये हम सीरीज चला रहे हैं हमारी, जिसमें हम बात कर रहे हैं अलग अलग हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एक्रेडिटेशन कैसे ले सकते हैं अलग अलग एक्रेडिटेशन संस्थाओं के द्वारा। साथ ही दोस्तों वीडियो में आप अंत तक बने रहे तो उसके लिए मैं शिवम आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।